गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप? ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है और ये फॉर्म कैसे होता है एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी इट। आज के ज़माने में जो 21st सेंचुरी है और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में ह्यूमन कैपिटल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है। पुराने टाइम में क्या होता था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट जरूर होता था बट ये पढ़ाया नहीं जाता था बिकॉज उसको हम वैल्यू नहीं कर पाते थे। आज भी इसको वैल्यू करना टफ है बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गई है कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एज अ एसेट और एज अ कैपिटल इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। राइट। सो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि आखिर ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो ह्यूमन कैपिटल मीन्स human capital refers to the skill and expertise, the skill and expertise of a nation at a given period of time. नाउ आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कि स्किल और एक्सपर्टाइज, ये दोनों चीजों को हम कंसीडर कर रहे हैं। राइट। अब स्किल और एक्सपर्टाइज जो है, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए, हम पैसे मेजर कर सकते हैं कि नहीं? इजीली मेजर कर सकते हैं, 4 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। बट क्या हम स्किल और एक्सपर्टाइज को मेजर कर सकते हैं? एक नेशन में कितना स्किल और एक्सपर्टाइज है, बताओ कैसे कर सकते हैं? वी कैन से आवर कंट्री हैज 10,000 डॉक्टर्स, 1 लाख डॉक्टर्स, 1 करोड़ डॉक्टर्स, 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके, एमबीएज, राइट, बीटेक इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स। तो जो भी स्किल है हम उसको क्या कर सकते हैं, नंबर में काउंट कर सकते हैं। बट स्किल है किस लेवल का, उसको मेजर करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत सालों तक कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, वो एक चैप्टर ऐसा था जो छिपा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें वेगनेस काफी है, इसको इतना प्रिसाइसली मेजर नहीं किया जा सकता जैसे हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जो भी चीजें पैसे में डील होती हैं उसको हम मेजर कर लेते हैं। इसमें मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल कैसे है, एक छोटी सी स्टोरी से इसको समझते हैं। एक बार की बात है, एक भाई साहब थे, डॉक्टर थे, हार्ट सर्जन। राइट। तो वो हार्ट सर्जन, अपनी नई गाड़ी थी उनकी, खराब हो गई। वो अपनी नई गाड़ी लेके जाते हैं और एक ऑटो मैकेनिक के पास पार्क करते हैं और बोलते हैं, भैया इंजन खराब हो गया, क्या हो गया, इस गाड़ी को देखो। जो मैकेनिक है कहता, सर कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, आप बैठो, मैं अभी देखता हूँ। वो देखता है, गाड़ी ठीक करके दे देता है, उसको चाबी पकड़ाता है, अपनी फीस बोलता है, फीस कलेक्ट करता है और वो गाड़ी के शीशे पे सिंबल देखता है। डॉक्टर लोग रखते हैं ना, वो डॉक्टर एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन का वो सिंबल सा बना होता है, या राइट, और वो प्लस का मार्क्स भी होता है। तो वो देखता है कि भाई ये तो बंदा डॉक्टर है। तो वो कहता है, सर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? वो कहता, हाँ यार करो, कोई बात नहीं। कहता, सर आप डॉक्टर हो? कहता, जी डॉक्टर हूँ। सर क्या देखते हो? उसने कहा, सर मैं हार्ट सर्जन हूँ भाई, मैं हार्ट सर्जरी करता हूँ। तो कहता, सर काम तो कुछ कुछ ऐसा हम भी करते हैं। कहता, भाई कैसे? कहता, सर आप, इंसान का दिल जो है, इंसान का इंजन है, आप उसे रिपेयर करते हो, ठीक है, आप लाखों रुपए कमाते हो, करोड़ों रुपए कमाते हो। हम गाड़ी का इंजन रिपेयर करते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता, थोड़े से पैसे मिलते हैं, हाथ काले करते हैं, सब कुछ काला करते हैं और हमें बड़े थोड़े से पैसे मिलते हैं। अब डॉक्टर जो था थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर डॉक्टर ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने उसे कहा कि भाई बात तो तेरी बड़ी सही है यार, दोनों हम आदमी एक ही प्रोफेशन के ही तो हैं, तू भी इंजन रिपेयर करता है, मैं भी इंजन रिपेयर करता हूँ। अब हम दोनों को अलग अलग पैसे क्यों मिलते हैं, बात सोचने वाली है। फिर वो जाते जाते उसे कहता कि एक काम करना भाई, चलती गाड़ी का इंजन रिपेयर करके देखना कभी। राइट।
तो उस बंदे को समझ आ गया कि चलती गाड़ी का इंजन कैसे रिपेयर किया जा सकता है। हो सकता है, बताओ, चलती गाड़ी है, उसमें पिस्टन चल रहा है, हम सब ने 10th में पढ़ा है, राइट, इंजन वगैरह पता है ना, उसमें इंजन चल रहा है, अगर मैं उसको खोल दूं, इट विल ब्लास्ट ऑफ, मेरे ऊपर आएगा। वह क्या है, रिस्की है ना, कर सकता कोई ऐसे? अगर मान लो इंजन, तुम चलती गाड़ी का वो इंजन रिपेयर करने लगोगे तो क्या होगा, इट विल ब्लास्ट ऑफ, राइट। इंजन अगर आप रिपेयर ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा भी लीकेज हुआ, कुछ हुआ, प्रेशर बनेगा, वो फट जाएगा। सेम ऐसी ही सिचुएशन है किसके पास, सर्जन के पास। सर्जन जिंदा इंसान की रिपेयर करता है, बंद गाड़ी की रिपेयर नहीं करता, राइट। तो किसमें ज्यादा स्किल चाहिए? चलती गाड़ी का अगर इंजन आपको ठीक करना पड़े या आपको हार्ट सर्जरी करनी पड़े, दैट नीड अ मोर स्किल देन अ कार रिपेयर, राइट। तो यही चीज सामने आती है इसमें भी। हम एक्सपर्टाइज और स्किल को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली निकाला जा सकता है, बट इन रियल सेंस इट इज नॉट एन इजी टास्क टू मेजर इट। व्हाई? बिकॉज human capital is different, entirely different from the physical capital. So, human capital में क्या आता है? हमारे skill and expertise। जबकि फिजिकल कैपिटल में क्या आता है, बताइए जी। फिजिकल कैपिटल में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने बिजनेस में, जो भी आपने प्लांट लगा रखा है, राइट। जैसे मान लीजिए प्लांट है आपके पास, मशीनरी है, बिल्डिंग है, और भी जितने सारे एसेट आपने एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने बिजनेस में, हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल, राइट। इट हैज अ फिजिकल सेंस। स्किल दिखता नहीं है, बट फिजिकल कैपिटल, पैसे, रुपए, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सब आपको नजर आएगा। बट स्किल और एक्सपर्टाइज जो है वो आपको नजर नहीं आ सकती, बट हम उसको काउंट नहीं कर सकते इन मॉनेटरी टर्म्स। हमारे लिए सबसे मेन जो टॉपिक इसमें डिफिकल्टी है वो यही है कि फिजिकल कैपिटल को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया जो भी चीज आपको क्या प्रोड्यूस करके दे रही है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दे रही है। सो फिजिकल कैपिटल से क्या होती है? प्रोडक्शन होती है, राइट। बट क्या स्किल और एक्सपर्टाइज के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है? इमेजिन कीजिए, मशीनें ही मशीनें हैं, लेबर नहीं है, लैंड है, बट कोई खेती करने वाला नहीं है, तो क्या कुछ प्रोड्यूस होगा उस लैंड पे? बताओ, नहीं ना। तो इसीलिए जो फिजिकल कैपिटल है, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं, जो हमारी प्लांट, मशीनरी और फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो हमारे, वो आ जाते हैं। उसी तरह हमारे पास एक फाइनेंशियल कैपिटल भी होती है। फिजिकल कैपिटल वी कैन टेक इट एज अ पार्ट। फाइनेंशियल कैपिटल, नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल कैपिटल? फाइनेंशियल कैपिटल है मेरी जेब में पैसे हैं, मैं उससे जो चाहे खरीद सकता हूं जो मुझे प्रोडक्शन के लिए चाहिए, राइट, ओके। बट जो ह्यूमन कैपिटल है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ह्यूमन कैपिटल में सिर्फ क्या आएगा? स्किल एंड एक्सपर्टाइज। जो भी आपका स्किल और एक्सपर्टाइज है, हम उसको एज अ ह्यूमन कैपिटल रिकॉग्नाइज करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल आखिर इतनी इंपॉर्टेंस रखता क्यों है। मान लीजिए आप जितने भी बच्चे हैं, आई एम अज्यूम यू गाइज आर वेरी मच टैलेंटेड, बट मान लीजिए आप नॉर्मल जो एक 12th स्टैंडर्ड तक का एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है, या 11th स्टैंडर्ड तक का एक्सपीरियंस है, आप उस क्वालिफिकेशन के बेस पे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं। आपको क्या उम्मीद है, आपको कितने की जॉब मिलेगी? 10-20 हजार की जॉब मिलेगी। वही आप अगर आप मान लीजिए सीए करने के बाद जाते हो तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा कंपैरेटिवली। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज योर स्किल हैज इंप्रूव्ड। आपका स्किल अभी क्या है? कम है, अभी आप सीख रहे हो। जब आप सीख जाओगे तो आपको और रेम्युनरेशन मिलेगा, राइट।
और उसके बाद आपको और ज्यादा रेम्युनरेशन मिलेगा। सो विद द स्किल एंड एक्सपर्टाइज आपकी जो अंदर की जो कैपेबिलिटीज है, राइट, वो बढ़ जाती है। आपकी अंदर की कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। इसके बाद क्या होगा कि आप एक चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हो और ज्यादा कर सकते हो, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, कौन अच्छा बिजनेस मैनेज कर सकता है? एक पढ़ा लिखा एमबीए, राइट, एमबीए फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ रिप्यूट ऑफ कोर्स, या एक कोई मतलब छोटा सा मतलब छोटी सी मेंटेलिटी वाला, या कह लीजिए छोटी सी एजुकेशनल डिग्री वाला कोई इंसान। वैसे बिजनेस एक ऐसा टर्म है जिसमें स्किल को आप डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। स्किल को हमेशा एजुकेशन से मत जोड़ो। ऐसा हो सकता है, अब अंबानीज है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट धीरू भाई अंबानी, नॉट मुकेश एंड अनिल अंबानी। जो मिस्टर अंबानी थे, वो कोई ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं थे, बट उनके अंदर वो बिजनेस स्किल थे। वो बिजनेस स्किल उन्होंने पढ़ के नहीं लिए, बट बाय द एक्सपीरियंस उनके पास वो स्किल्स आए, और जब उन्होंने अपने बिजनेस में उन स्किल्स को अप्लाई किया, ओके, तो उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो किया। सो ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली जो स्किल एंड एक्सपर्टाइज है उससे रिलेटेड है, एंड दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन। सो अगर इंसान ना हो तो हम किसकी स्किल की बात कर रहे हैं? वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं। क्या मशीनें सीख सकती हैं? नो, मशीन में तो एक प्रोग्राम डाला, मशीन प्रोग्राम को फॉलो करेगी। हम क्या कर सकते हैं? हम सीख सकते हैं। सो वी आर ऑल्सो अ कैपिटल, राइट। इट डिपेंड कि हमारी जो रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, राइट, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारे जो स्किल्स है, हमारा जो कैलिबर है, हमारे जो हम आउटपुट दे सकते हैं, राइट, जो हमारे अंदर कैपेसिटी है आउटपुट देने की, वो हमारी स्किल और एक्सपर्टाइज से मेजर की जाती है। जितने ज्यादा स्किल्ड और जितनी ज्यादा एक्सपर्ट्स हम होल्ड करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी या हमारा जो डिलीवर करने का वो है कैपेसिटी है, कैलिबर है, वो बढ़ जाएगा, राइट। सो मैं एग्जांपल ले रहा था कि एक आप हो, आप 5 लोग मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हो, राइट। ओके, एज्यूम कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया नहीं है, और 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं। आप भी 1 लाख रुपए लगा रहे हो, राइट, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है 5, वो भी 1 लाख रुपए ही लगा रहे हैं कलेक्टिवली, राइट। अब 1-1 लाख रुपए से दोनों की कंपनी स्टार्ट होगी। फाइनेंशियल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल दोनों कंपनीज की कितनी है? 1 लाख 1 लाख। एक तरफ 11th के जस्ट जिन्होंने 10th पास आउट किया है वो 5 बच्चे हैं, और एक तरफ हाईली एक्सपीरियंस्ड अबव 30 इयर्स ऑफ एज 5 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज है। तो आप मुझे बताइए, कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी? बताइए, राइट। सो कंपनी विद 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल ग्रो मच फास्टर देन द किड्स जो अभी सिर्फ 11th-12th में जो अभी सीख रहे हैं, रादर देन जो स्किल्ड है, जिनको पूरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से बिजनेस रन कर पाएंगे। इसका रीजन क्या है उनके पीछे? कि सिर्फ उनके पास स्किल है। अब यही अगर हम लगा के चले कि 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह लगाते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो 1 लाख रुपए से कंपनी शुरू करता है, और एक 11th का बच्चा जो है, बट उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, वो बिजनेस शुरू करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, एंड ही इज द यू नो अमंग द इंडियाज टॉप 5 बेस्ट प्रोग्रामर्स। अब उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे मत जाओ, उसके स्किल्स पे जाओ। तो जब भी कभी हम ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन ओनली। No, we are talking about the education, but we are not only talking about the education. We are basically concentrating on skill and expertise. So skill और expertise जो है वो education के साथ भी हो सकता है, education के बिना भी हो सकता है। Moreover, जो education है उसका main purpose ही यही है कि हमें क्या दे? skill और expertise, right? ओके जी। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्लैरिटी है ह्यूमन कैपिटल हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, आगे चलें। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल को एक रिसोर्स लेके चलती हैं।
इसका रीजन ये है कि उनको पता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल को वो रिसोर्स लेके नहीं चलेंगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी या वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव नहीं कर सकती। इसके लिए आपने एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारी आईटी कंपनीज है जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है। ये कंपनीज जितने भी अपने एम्प्लॉयज हैं उनको अपने साथ लेके चलती हैं। वो अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर का भी ध्यान रखती हैं और सारी चीजों का ध्यान रखती है। ऐसा क्यों है? अब इन्फोसिस है, उसके पास क्या है? उसके पास कोई रियल एस्टेट कंपनी की तरह बहुत सारी बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है। क्या है? इट इज ओनली देयर एम्प्लॉयज। वो एम्प्लॉयज जो एक्सपर्ट्स ही रखते हैं, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की वजह से आज इन्फोसिस है या जितनी भी जो हमारी फेमस आईटी कंपनीज है, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, वो उस लेवल तक है ओनली बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयज। अगर उसके उनके एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाए तो उन कंपनीज में क्या बचेगा? कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है उनके, राइट? जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सर्विस सेक्टर से जनरेट हो रहा है उनका, और सर्विस सेक्टर में जो सर्विस दे रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी सर्विस दे रहे हैं वो कौन है? उनके एम्प्लॉयज हैं, राइट? तो वो हमेशा कोशिश करती हैं अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने की, उनको अपने साथ रखने की। उसके लिए वो क्या करते हैं? अच्छे से अच्छा पैकेज देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ध्यान रखते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं और बेटर बनाते हैं, राइट? सो ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी कर रही है उन पे, राइट? और वो क्या कहलाती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो अभी हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या है, ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होती है। सो sources of human capital formation। बताइए जी। अब इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर ह्यूमन कैपिटल है क्या। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल, इट डू नॉट मीन नंबर ऑफ ह्यूमन। ये नहीं कि देश की आबादी बढ़ा दो, बट देश में जितने भी लोग हैं उनके स्किल्स को बढ़ा दो। अगर सभी लोगों के पास स्किल होगा, राइट, अगर सभी लोगों के पास स्किल होगा तो इमेजिन, क्या कोई गरीब होगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास स्किल हो और उसके बावजूद आप इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूट ना कर पाओ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे होती है? सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने के लिए आप मुझे बताइए, सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो क्या है? व्हाट शुड बी द फर्स्ट डिटर्मिनेंट? व्हाट शुड बी द फर्स्ट डिटर्मिनेंट? इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं सोर्सेस को। सो आप इसको डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं और सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होती है। सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और व्हाट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है एजुकेशन। और अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सब कुछ इकोनॉमी के अंदर लेके देखेंगे, राइट? हमने पहले पढ़ा था ना, इकोनॉमिक्स में जो भी है हम मॉनेटरी चीजों को वैल्यू करते हैं, नॉन मॉनेटरी चीजों को वैल्यू नहीं करते उतने अच्छे से। तो एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन भी कह सकता हूँ उसे। याद रखने के लिए आप सिर्फ एजुकेशन याद रख सकते हो, इट्स बेसिकली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सो जो आप एक्सपेंडिचर करते हो एजुकेशन पे, क्या वो कॉज है? क्या वो कॉज है आपको बेटर करने का, आपके स्किल और एक्सपर्टाइज को बढ़ाने का, है ना? तो अभी हमने बात की थी पहले कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो बेसिकली स्किल और एक्सपर्टाइज है, बट इसको वैल्यू कैसे किया जाए? तो इसको आप एक्सपेंडिचर से भी वैल्यू कर सकते हो और इसको आप जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे भी वैल्यू कर सकते हो, राइट? तो अगर हम एक्सपेंडिचर से वैल्यू करें तो जितना भी आप खर्चा कर रहे हो अपनी एजुकेशन पे, और उसके बाद जो आप बेनिफिट डिराइव करोगे, राइट, तो वो क्या होगा? दैट विल द कॉस्ट ऑफ और द वैल्यू ऑफ मार्केट फॉर्मेशन, सॉरी कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? इसको हम सिंपल एग्जांपल से करते हैं। वी कैन राइट
market value of human capital. सो मार्केट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या होगी बताइए। सबसे पहली चीज, इट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द एक्सपेंडिचर। सो बेनिफिट्स derived from education माइनस कर देंगे इसमें से द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। So the benefit derived from the education minus the cost of education is equal to the market value of human capital. So education सबसे सस्ता तरीका है स्किल और एक्सपर्टाइज डेवलप करने का। अब आप लोग कह रहे होगे आज की डेट में सर सस्ता तरीका नहीं है, बट आज की डेट में भी एजुकेशन जो है सबसे चीपेस्ट वे है अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टाइज को इंप्रूव करने का। कैसे? आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, आप उस पर कितना खर्चा करोगे? 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपकी पढ़ाई पे खर्चा हुआ। उसके बाद अगर आपके स्किल्स डेवलप हो जाते हैं तो आप जॉब में जाते हो या अपना बिजनेस शुरू करते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो। उससे क्या होगा? आपको रेगुलर रिटर्न्स आएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल आप अपने पैसे रिकवर कर लोगे। और उसके बाद ये नहीं होगा कि वो स्किल आपके साथ खत्म हो जाएंगे, डेप्रिशिएट हो जाएंगे। डेप्रिशिएशन नहीं होती स्किल और एक्सपर्टाइज में। जो डेप्रिशिएशन नाम की चीज नहीं होती, वो आपके विद एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आप सीखते जाओगे। और जो ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइफ आपने बेनिफिट्स डिराइव किए वो आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए यही वजह है कि आज की डेट में एजुकेशन की तरफ हर कोई जा रहा है, राइट। पहले क्या होता था, हमने इंडिपेंडेंस से पहले का फिगर्स देखे थे हमने लिटरेसी के, जब हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आज की डेट में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंस इतनी मिल रही है। रीजन बीइंग बिकॉज द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन आर मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। सो अगर आप मान लीजिए 5 लाख रुपए आपके घर वाले आपके एजुकेशन पे लगा रहे हैं टू मेक यू अ डॉक्टर, और अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद जो आप बेनिफिट्स डिराइव करोगे दैट विल सर्टेनली बी मोर देन द अमाउंट और द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो आपके पेरेंट्स ने इनकर किया, राइट। सो दिस इज द मोस्ट, यू कैन से द एप्रोप्रिएट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल। आप इमेजिन कीजिए अगर लिटरेसी, सिर्फ लिटरेसी इंडिया में 100% हो जाए तो आपको पता है पॉवर्टी कितनी ज्यादा कम हो जाएगी, राइट। और हमारे बहुत सारे जो सोशल इश्यूज हैं वो भी किससे जुड़े हुए हैं? इलिटरेसी से जुड़े हुए हैं। सो एजुकेशन इज द फर्स्ट प्राइमरी थिंग विच वी शुड लुक फॉर अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इमेजिन अ इंडिया जहां पे सब पढ़े लिखे हैं, राइट, कोई भी अनपढ़ नहीं है। इट रियली हर्ट्स जब हम कभी जाते हैं देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो रास्ते पे कुछ बेच रहे हैं, इट रियली हर्ट्स। उनको स्कूल में होना चाहिए, राइट, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और वो रोड पे हैं। चाइल्ड लेबर, ये सब चीजें एजुकेशन को क्या कर रही हैं? रोक रही हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है? एजुकेशन जहां पहुंचनी चाहिए, हु नोज, कल को इंडिया को चेंज करने वाला आइडिया भगवान ने जिसके दिमाग में डाल के भेजा, वो बच्चा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाया, राइट। तो एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल। This is the first primary step we should take to build human capital. And the second point is expenditure on health. We will write it health. Expenditure on health. So health is also a cause of primary concern in India. बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता, राइट, और बहुत सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं अभी भी बहुत सारे एरियाज में अवेलेबल नहीं है। सो देयर इज अ ओल्ड सेइंग, अ साउंड माइंड
in a sound body. So your body should be sound to have a sound mind. And if you have a sound mind and if you have a sound body, with this sound mind and sound body, you can contribute to the nation. अगर आप खुद ही फिट नहीं हो, आप खुद ही लायक नहीं हो, तो आप देश के लिए क्या कर पाओगे, राइट? अब आप सिंपल से एग्जांपल लीजिए, एक लेबरर देश के लिए अच्छा कर सकता है या एक डॉक्टर? ऑब्वियसली अ डॉक्टर, राइट? सो हेल्थ इज ऑल्सो अ प्राइमरी कंसर्न, क्योंकि जितने भी अगर मान लीजिए आप जितने भी रूरल एरियाज हैं उनमें जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी प्री मेच्योर्ड डेथ्स हो जाती हैं, ठीक है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो अभी भी इंडिया में अच्छा खासा है। नो डाउट वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम आवर द फिगर्स फ्रॉम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट स्टिल इन सब प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो बेसिक नीड है, वो अभी भी पूरी नहीं हो रही है। तो अगर हम हेल्थ पे जोर दें, अगर हम हेल्थ पे जोर दें, लाइक इतनी डेथ्स हो जाती हैं कभी डेंगू की वजह से, कभी किसी और बीमारी की वजह से। इसका रीजन क्या है? अब डेंगू की वजह से भी इतने सारे लोग इफेक्टेड हुए थे। तो देखो, डेंगू हुआ, इतने दिन तक वो बंदा कोई काम नहीं कर सकता, और कई डेथ्स भी हुई हैं, कई डेथ्स भी हुई हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, और कुछ भी कह सकते हो आप उसको, बैड लक कह लो, या जो बॉडी है उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी इतनी कि वो डेंगू को टॉलरेट कर पाए। नॉर्मली डेंगू को हम जानलेवा नहीं कह सकते बिकॉज उससे बचा जा सकता है, बट फिर भी हॉस्पिटल्स बढ़ गए थे बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। सो जब तक ये सब चीजें हमारी सोसाइटी से नहीं हटेंगी, हाउ वी कुड फॉर्म अ बेटर ह्यूमन कैपिटल, राइट? फॉर अ बेटर ह्यूमन कैपिटल वी नीड अ sound body as well. The third is training. Now when I call training, it is on job training. आपकी बुक में भी on job mentioned है. So on job training, when I say on job training, तो it means practical exposure. अब देखिए, सबसे पहले, अब जब आप ग्रेजुएट हो गए या आप सीए बनोगे, आप सबसे पहले कोई भी कंपनी ज्वाइन करोगे तो उसमें सबसे पहले वो कंपनी आप पे इन्वेस्ट करेगी, राइट? वो कंपनी आप पे पैसा लगा रही है। एक तो वो आपको पैसे दे रही है, वो इन्वेस्टमेंट है उसकी, क्योंकि आप इनिशियली, ऐसा तो नहीं होगा आप कंपनी में गए, आप आइंस्टाइन हो, आपको 2 मिनट में सब कुछ समझ आ गया, आप फटाफट सारा काम करके दे रहे हो। नहीं, आपका एक लर्निंग कर्व है, आप उस चीज को धीरे 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 सीखोगे, और एक पॉइंट होगा जब आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, तब आपकी प्रोडक्टिविटी असली आएगी, तब कंपनी को आपसे फायदा होगा। इनिशियली कंपनी क्या कर रही है? आपको ट्रेन कर रही है। वो जो ट्रेन कर रही है आपको, क्यों कर रही है? कंपनी को क्या बेनिफिट है? क्योंकि जब आप ट्रेन हो जाओगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो आउटपुट है, या जो आपकी आउटपुट की कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। सो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, बेसिकली इट हेल्प्स फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर, राइट? इट hones the skill and expertise by giving practical exposure. So मान लीजिए आप वेल क्वालिफाइड हो, राइट? जैसे कि अभी आपको अकाउंट्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है, बट अकाउंट्स का टर्म हम ले लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक्सेल पे बैलेंस शीट बनानी है, तो इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज आपको अभी वो सब चीजें अच्छे से नहीं आती। कुछ को आती हैं, बट फिर भी उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा। कॉपी पे आप बना लेते हो, बट जब हम प्रैक्टिकली जाएंगे, उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे जो हमें पता ही नहीं चलेंगे, राइट? बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको पता नहीं चलेंगी। तो उससे क्या होगा? उससे क्या आप फिट हो उस जॉब के लिए? नहीं, आप उस जॉब के लिए फिट बनोगे। कैसे बनोगे? ऑन जॉब ट्रेनिंग से। जैसे सीए में 3 इयर्स आर्टिकलशिप होती है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। क्यों? ताकि आप सीख सको, प्रैक्टिकली सीख सको। किताबों से सीखना और प्रैक्टिकली सीखना, दोनों में कुछ डिफरेंस जरूर है, राइट? सो
it is another a better way to form a capital to give a on job training, because on job training में आप earn भी कर रहे हो, आपका monetary benefit है, आप उसको दिल से करोगे, राइट? कई बच्चे पढ़ाई दिल से नहीं करते, क्यों? पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं, राइट? तो ऑन जॉब ट्रेनिंग आप बड़े मतलब दिल से करोगे, रीजन बीइंग आपको पैसे मिल रहे हैं, ओके? और दूसरा आपके स्किल्स भी इंप्रूव होंगे. देन कम्स द वर्ड फोर्थ, it is migration. What is migration? Immigration. हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो. माइग्रेशन मतलब क्या? माइग्रेट होना. स्कूल में लेते हैं ना वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट छोड़ने का. तो माइग्रेट होना, जब एक जो हमारे ह्यूमन कैपिटल है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो गांव से शहरों की तरफ भागते हैं. आपको पता है वो क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं जी? पैसे कमाने के लिए. सबको पता है, हम सबको पता है कि भाई कोई भी अपनी जगह, अपना घर, अपने माँ बाप छोड़ के अगर बाहर जाता है तो वो क्यों जाता है? पैसे कमाने के लिए जाता है. क्या उसको वहां पे पैसे नहीं मिल रहे? ऑफ कोर्स मिल रहे, बट वहां पे उसको बेनिफिट कम मिल रहा है. वो अपनी स्किल्स को वहां पे यूज नहीं कर पा रहा. अगर वो अपने स्किल को वहीं पे यूज कर पाए और अच्छा अर्न कर पाए तो वो कभी वो यहाँ पे आएगा नहीं? आएगा ना. नॉर्मली क्या होता है, हम इंडियंस बाहर जाते हैं, बाहर से बहुत कम लोग इंडिया आते हैं जॉब करने के लिए. नो डाउट वहां से भी, बाहर से भी लोग आते हैं, ठीक है. पर्सनली लो सम पर्सन्स जो साउथ अफ्रीका या कनाडा, इन सब जगह से इंडिया आए हैं और काम कर रहे हैं, यूएस से आए काम कर रहे हैं. बट वो यहाँ पे क्यों आए? और नॉर्मली हम जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों जाते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ओनली बिकॉज क्यों हमारी जो स्किल्स है, हमारे जो एक्सपर्टाइज है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाती है वहां पे जाके. इम्प्रूव होने के साथ साथ हमें उसके रिवॉर्ड अच्छे मिलते हैं. मान लीजिए अगर शहर ही ना हो तो क्या कोई गांव से निकल के आएगा? नहीं ना. आएगा नहीं. और अगर सब, क्या होगा एक बार अगर मान लीजिए हम सारे जो मेजर सिटीज हैं, जितनी भी सिटीज है इंडिया की, उनको निकाल देते हैं, तो सारे लोग क्या करेंगे? गांव में रहेंगे. और फिर वो पता क्या कहेंगे? कहेंगे जब खेती ही करनी है तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, वो एजुकेशन को भी छोड़ते हैं. सो इट विल बी काइंड ऑफ गोइंग बैकवर्ड. अब माइग्रेशन से क्या होता है? दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द माइग्रेशन, राइट? वो एजुकेशन में जाते हैं, ठीक है, अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप करते हैं, उसके बाद माइग्रेट होते हैं. अब माइग्रेशन में भी एक चीज है, आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन और बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन. सो द बेनिफिट derived should be greater than the cost of migration. अब इसको हम ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए एक गांव से कोई आदमी निकल के शहर में आया है. तो आपको पता है गांव में हर चीज सस्ती होती है, शहर में सब कुछ महंगा होता है. दिल्ली, मुंबई, जितनी भी सिटीज हैं, जो मेट्रोज हैं, वो एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द अदर सिटीज, राइट? तो अगर मान लो उसको वहां पे रहने की जो कॉस्ट है, वहां पे जाके जो बेनिफिट हो रहा है, उसके बराबर ही हो जाए तो उसको कोई फायदा होगा? नो. क्या वो कभी भी मूव करेगा? नो वे. मान लीजिए एक कोई एम्प्लॉय है, वो 20,000 रुपये कमा रहा है अपने गांव में, राइट, या अपनी जो सिटी है वहां पे. वो मूव करता है, दिल्ली जाता है. अब वो वहां पे 30,000 रुपये कमा रहा है, बट उसका 10,000 से उसकी इनकम बढ़ने के साथ 10,000 से उसका खर्चा भी बढ़ गया. तो उसको क्या कोई बेनिफिट होगा? नो. क्या वो कभी मूव करेगा? नहीं. तो हमें माइग्रेशन बेसिकली लीड्स टू मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि जो आपकी लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकती है. अगर मोबिलिटी ना हो, अगर मोबिलिटी ना हो तो क्या होगा? जो स्किल और एक्सपर्टाइज है उसकी अच्छी से वैल्यू नहीं लग पाएगी. अगर ये फिक्स हो कि शहर का आदमी शहर में रहेगा, गांव का आदमी शहर नहीं जा सकता, तो वो शहर का आदमी जिसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो तो वहीं पे है. जो गांव का आदमी
जिसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए वो कभी भी शहर की तरफ नहीं आ पाएगा, जहां पे उसके स्किल्स को या एक्सपर्टीज को अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड मिल सके, राइट। एंड देयर इज अनदर फिफ्थ पॉइंट दैट वी कॉल इट इंफॉर्मेशन। फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड? इंफॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। मैं इसको रब कर दूं एक बार। फर्स्ट पॉइंट, ओके। सो बस ये लास्ट पॉइंट है। आई राइट इट हियर, इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इंडस्ट्री में डिमांड किस चीज की है, आप कैसे अपना करियर डिसाइड करोगे, राइट? आप कैसे अपना करियर डिसाइड करोगे? आपको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में डिमांड किसकी है। अब इंडस्ट्री में इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, लॉयर्स चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, एक्चुअरीज चाहिए, क्या चाहिए इंडस्ट्री को? सो इंडस्ट्री को जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की डिमांड है ज्यादा, राइट, उसी से रिलेटेड कोर्सेज निकल के आते हैं बाहर। जैसे शुरू शुरू में आपने देखा होगा एमबीए बड़ा चला था, राइट, क्योंकि पहले कुछ ही इंस्टीट्यूशन करा रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, भेड़ चाल, सारे इंस्टीट्यूशन कराने लगे। अब एमबीए की सप्लाई कुछ ज्यादा ही हो गई है, राइट। बट अभी भी जो एमबीए हैं, बेसिकली जो आईएम से हैं या अच्छे 4 स्टार 5 स्टार बी स्कूल से हैं, उनको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब मार्केट एज वेल एज टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो आपको पता होना चाहिए कि जॉब मार्केट में किस चीज की डिमांड है। सेकंड, आपको ये भी पता होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। अब मैं आपको कहूँ कि आपको एमबीए करना है, तो आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होगी? आईएम अहमदाबाद। क्यों होगी जी? बिकॉज आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पे आप इग्नोरेंट हो किसी चीज के लिए, आपको पता ही नहीं भाई ये कोर्स भी होता है। अगर आप उस चीज को लेके इग्नोरेंट हो तो क्या कभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो पाएगी? जब तक गांव गांव के लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई आईआईटी है, आप इंजीनियर बन सकते हो, राइट, आपको इससे ये रिवॉर्ड मिलेगा, क्या आप आईएएस कर सकते हो, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, राइट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप एक्चुअली बन सकते हो। तो ये सब जब चीजें आपको पता ही नहीं होंगी तो आप उस पर करोगे कैसे? तो इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबको सबसे पहले तो आपको ये जाके पूरे इंडिया को बताना पड़ेगा कि भाई दीज आर द थिंग्स विच आर वी आर लुकिंग फॉर। ये चीजें हैं जो इंडिया में होनी चाहिए, ये एजुकेशन है जो आपको इन फील्ड्स में ट्राई करना चाहिए, इन एजुकेशनल फील्ड्स में, या ये जॉब मार्केट में इन चीजों की डिमांड है, आपको उससे रिलेटेड काम करना है, उससे रिलेटेड स्किल डेवलप करने हैं। सो अगर फाइनेंस एक्सपर्ट्स की डिमांड है तो आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए फाइनेंस एक्सपर्ट की डिमांड है तो आपको क्या करना है? सीए करना है, सीएफए करना है, सीएमए करना है, सीएस करना है। तो जो फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स हैं उन पे आप कंसंट्रेट करोगे, राइट। उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं कि सीए कौन सा इंस्टीट्यूट कराता है। अभी भी मेरे को याद है जब हम सीए करते होते थे तो कई अंकल वगैरह क्वेश्चन करते होते थे, सर मतलब अजीब भी लगता था। वो कहते थे हाँ जी अंकल, कहते क्या कर रहे हो? हम कहते थे अंकल सीए कर रहे हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो जाता था हमारे लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी से। नाउ वी पीपल देन नो कि भाई एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कराता है। और इसकी कोई यूनिवर्सिटी वगैरह वाला सिस्टम नहीं है। तो बहुत सारे लोग पूछते थे हमें कि कौन सी यूनिवर्सिटी से सीए कर रहे हो, तो ये बड़ा अटपटा लगता था हमें। ये क्यों था? बिकॉज दे वर नॉट हैविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। उनको यही नहीं पता कि सीए होता कहाँ से, राइट। तो जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अबाउट देयर पोटेंशियल करियर्स एंड देयर पोटेंशियल एजुकेशनल फील्ड्स, तब तक वो कैसे एक्सेल करेंगे। तो ये भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गांव में कोई स्टूडेंट है, उसको पता ही नहीं कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास,
जब उसको पता ही नहीं है वो उधर करेगा ही नहीं कुछ, वो अपना दिमाग ही नहीं लगा पाएगा। उसको सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। उसने स्कूल में टॉप किया 10th में, अब उसको पता ही नहीं जी ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, आगे मैं अपना करियर कैसे प्लान करूं, मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, कहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है, राइट, जॉब मार्केट में कहाँ पे क्या जॉब्स है। तो अगर ये चीजें उसको पता ही नहीं होगी तो कैसे अपनी आपको अपनी जो स्किल्स हैं और एक्सपर्टीज है उनको डेवलप करेगा, राइट। तो हमारे पास 5 पॉइंट बन के आ गए हैं। पहला है कौन सा, एजुकेशन, राइट। अब इसको याद करने के लिए भी हम एक अच्छा सा तरीका बना लेते हैं, इसे रब कर दो। ओके, इट वाज हेल्थ, राइट। सो हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, पहले एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा हमारा ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, चौथा माइग्रेशन और पांचवा इंफॉर्मेशन। और इसको हम कैसे अच्छे से रिमाइंड करें, बनाओ आप लोग, बनाओ कोई शॉर्ट फॉर्म। देखो ये है क्या, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज बेसिकली आर, हमारे जो इंडिया की जो थीम है वो ये होनी चाहिए, और मैं इसको थीम ही बना देता हूं। देखो बन गया थीम, थीम, टी से ट्रेनिंग, राइट, टी से ट्रेनिंग। आगे बनाओ, आगे तो आप समझ ही गए क्या हुआ, समझ गए। सो टी से ट्रेनिंग, एच से हेल्थ, व्हेन आई से हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ई से एजुकेशन, एम से माइग्रेशन, और अभी मैंने आई लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इस आई को, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को मैं बना देता हूँ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आपकी बुक में एक्सपेंडिचर ही लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सो ई से हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन। हाँ जी, तो ये आपको अच्छे से याद करना है, आपको ये बहुत इजीली याद भी रह सकता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के लिए कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो आप क्या याद करोगे, सबसे पहले टी से ट्रेनिंग, थीम ऑफ इंडिया क्या है, थीम ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन थीम को लेके नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सोर्सेज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का। मैं आपको याद करवा रहा हूं कि आप ये याद रख सको कि जब भी क्वेश्चन आए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तब आपके दिमाग में आए कि भाई इसका मतलब क्या है, थीम ऑफ इंडिया कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए। आपको अपने आप ही याद आएगा थीम, थीम वर्ड से आप इसको अलग अलग करोगे। टी, थीम मतलब क्या है, टी से ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, एच से हेल्थ, कॉस्ट ऑफ हेल्थ और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। उसके बाद ई से एजुकेशन, एजुकेशन मींस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एंड एम से माइग्रेशन, और ई से एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर है। सो थीम ऑफ इंडिया, थीम ऑफ इंडिया क्लियर है कि नहीं पता, थीम ऑफ इंडिया फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, क्लियर है। चलिए जी आगे। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने पहले पॉइंट किया कि व्हाट आर द कॉजेज और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरतें हैं और हम ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब जब हमें ये सब पता है तो क्यों ना हम इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करें। आखिर इंडिया क्यों नहीं अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उसको बढ़ा पा रहा है, हम अपने स्किल और एक्सपर्टाइज को क्यों आखिर उस लेवल तक डेवलप नहीं कर पा रहे। अब ह्यूमन की कमी तो नहीं है, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास ह्यूमंस की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है, स्किल की। अगर एक स्किल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, एक लेबर है जिसके पास स्किल ही नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, कोई अपना जो हाथ का काम नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, तो वो एक अच्छा रिसोर्स नहीं है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज स्किल्ड।
तो वैसे रिसोर्स क्रिएट करने के लिए हम इंडिया को क्या करना चाहिए, ये तो हमें पता लग गया, राइट। उसके लिए हमें थीम चाहिए, राइट। थीम के सारे पॉइंट आपको पता है, ओके। सो उसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हम इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं या उसके लिए अपने एफर्ट्स डालते हैं, तो वो एफर्ट्स 100% आ नहीं पाते। उसका रीजन आखिर क्या है? सो द प्राइमरी कॉज इज द पॉपुलेशन। So we know there's a rising population, और राइजिंग पॉपुलेशन से क्या होता है, इट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन रिसोर्सेज और वी कैन से फैसिलिटीज। अब जब मैं फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं तो आपको थीम याद है कि नहीं? अब आप यहां पे क्या लिखोगे, थीम। व्हेन आई टॉक अबाउट फैसिलिटीज, व्हाट फैसिलिटीज वी नीड टू फॉर्म द ह्यूमन कैपिटल? फर्स्ट इज, पहला क्या था, याद करो, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास 10 सीट है, आबादी 10,000 की है। अब सबको ट्रेनिंग कैसे दे, इतने रिसोर्सेज नहीं है भाई। दूसरा, हेल्थ। किसी भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो, बहुत भीड़ है, बेड्स अवेलेबल नहीं है। अभी डेंगू हुआ था दिल्ली में, आपको पता है, बेड अवेलेबिलिटी का इशू हो गया था। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन नहीं अवेलेबल है सबके लिए। नो डाउट हम कहते हैं फ्री एजुकेशन, बट फ्री एजुकेशन जहां पे गांव में जाके देखो, स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। देन मोबिलिटी, इवन मोबिलिटी इज कम्स एट अ कॉस्ट। आपको पता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहना और वहां तक पहुंचना, दोनों एक गांव के मतलब लेवल के लिए बहुत मुश्किल है। एंड देन इज द ई फॉर, लास्ट पॉइंट बताइए, ई फॉर क्या था? यस, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। हम अभी तक सब लोगों को इस बात के लिए भी इस बात की इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचा पाए कि उनके पास करियर में क्या क्या स्कोप है। हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट काउंसलिंग्स नहीं करवाती बच्चों के लिए, राइट। ऐसा नहीं होता कि हाँ बच्चों की काउंसलिंग हो, फिर प्रॉपरली उनको समझाया जाए कि आपके पास ये करियर अपॉर्चुनिटीज, आप ये कर सकते हो। इन सब चीजों पे अभी भी हमारे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, और मेजॉरिटी जो है अभी भी इग्नोरेंट है अबाउट द स्कोप दे हैव, about the fields that are open for them, right? So first is the population. The rising population is putting extra burden, right? And the extra burden से क्या हो रहा है, हम जो resources अपने उसको properly अपने जो population है उसको properly educate नहीं कर पा रहे, उनको health care medical facilities नहीं दे पा रहे, right? तो इससे क्या हो रहा है, हम उनकी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। दैट मीन्स लैक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, राइट। अब सभी लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ब्रेन ड्रेन। ये आप सबको पता है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब दिमाग में कोई सुई मारी, वहां से सारा पानी निकाल लिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या है, हमारा जो नेशन है, हमारा इंडिया, बहुत ही एक्सपेंस करता है आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, राइट। जो गवर्नमेंट है आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, भले ही आपको फैसिलिटी ना लगे, बट दे पीपल स्टिल डू फॉर यू, राइट। जैसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है सीबीएसई, या जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, दे चार्ज नॉमिनल फी। कोई भी वहाँ पे पढ़ाई कर सकता है, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक नॉमिनल सी फीस वो चार्ज करते हैं, विच यू कैन इजिली अफोर्ड एंड यू कैन गेट अ एजुकेशन। अब गवर्नमेंट जो है, नेशन जो है, आपके ऊपर इतना सारा खर्चा कर रहा है आपको पढ़ाने के लिए। इतनी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, इतने स्कूल्स चल रहे हैं, ठीक है, इतने एजुकेशनल बोर्ड चल रहे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, पीएसई भी, इतने सारे बोर्ड्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग बोर्ड है।
तो वो सब इतना जो खर्चा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए। वाई? बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वो आपका स्किल, आपकी एक्सपर्टाइज को डेवलप करना चाह रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, आप यहां से पढ़ते हो, आईआईटी में पढ़ते हो, राइट, इतना पैसा सरकार आपके ऊपर लगाती है, एंड आप पास होते ही निकल लेते हो यूएस। सो अब आप कहां पे काम कर रहे हो? यूएस में। किसके लिए काम कर रहे हो? यूएस के लिए। सो बेसिकली जो नेशन ने आपको ऊपर मतलब स्पेंड किया, जो नेशन है ने आपको बॉर्न किया, जहां पे आप पैदा हुए, जहां पे आप एजुकेट हुए, जहां पे आप ट्रेन हुए, आप उसको मतलब छोड़ के चले जाते हो। सो इट्स अ मेन थ्रेट, इट्स अ थ्रेट टू द कंट्री, इट्स अ थ्रेट, बिकॉज when you leave all the expenditure which has been put up by the country go to way, वो खत्म, वो सारा मतलब जो नेशन की प्लानिंग थी वो तो रूइन होगी। उन्होंने क्या किया? आपको पढ़ाया लिखाया, नेशन ने क्या किया? आपको अच्छे से पढ़ाया, आपके ऊपर पैसा लगाया, और एट द एंड ऑफ द डे आप नेशन को छोड़ के बाहर चले गए। अब आप कहाँ सर्विस दे रहे हो? किसी और कंट्री को दे रहे हो। उस कंट्री ने आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया, राइट? उस कंट्री ने आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया, बट आप वहां पे जाके सर्विस दे रहे हो। सो इट्स अ बेसिक थ्रेट टू अ कंट्री कि हमारे यहाँ पे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो एजुकेटेड पीपल, जिनसे हमारे देश में तरक्की हो सकती है, उससे देश में तरक्की ना होके बाहर तरक्की हो रही है, क्योंकि वो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेन ड्रेन। अब नासा में इतने सारे साइंटिस्ट हैं, मेजोरिटी ऑफ देम यू कैन से इज इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डॉक्टर्स, ठीक है, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, ये सब कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। बट वो इंडिया में काम नहीं कर रहे, बाहर काम कर रहे। सो इट्स अ मेन थ्रेट टू द कंट्री। आई गेस यू कैन इजिली एक्सप्लेन इट, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वी पीपल ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस। देन कम द planning, lack of planning. So we will write it, lack of planning. So planning कहां पे कम रह जाती है? हमारे यहाँ पे एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि प्लानिंग नहीं है। हम डिमांड और सप्लाई को मीट नहीं कर पा रहे हैं। लेबर फोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम प्रॉपरली प्लान नहीं कर पा रहे सबको काम देने के लिए। सो प्लानिंग, वी कैन राइट इट लैक ऑफ प्लानिंग, or you can write it deficient planning. We were, इसमें हम लिख सकते हैं, we were not being able to properly plan the work for a huge labor force. आपको पता है लेबर की कोई कमी नहीं है, राइट? लेबर की कोई कमी नहीं है। ये हो सकता है स्किल्ड लेबर की कमी हो, बट लेबर की कोई कमी नहीं है। है क्या? कहीं पे सप्लाई है, डिमांड नहीं है, और जहां पे डिमांड है वहां पे सप्लाई नहीं है। जिस तरह की डिमांड है हमारे पास, जिस तरह की एक्सपर्टसी चाहिए, उस तरह की स्किल और एक्सपर्टसी नहीं है, ठीक है? जो एक्सपर्टाइज चाहिए वो एक्सपर्टाइज लैकिंग है, इसीलिए लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। और जहां पे काम नहीं है वहां पे अवेलेबिलिटी है, लोग अवेलेबल है, बट काम नहीं है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लानिंग। बिकॉज हमारे पास क्या है, अभी बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, राइट? दे आर हंटिंग फॉर द जॉब्स। न्यूज़पेपर में आता है कि एक सरकारी जॉब, वो पियोन की जॉब के लिए वो निकला, उसमें इतने ग्रेजुएट थे, इतने पोस्ट ग्रेजुएट थे, 100 जॉब के लिए 10,000 एप्लीकेशन, ये वो, ये सब आप नॉर्मली टीवी पे देखते होंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्लानिंग। वी वर नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द जॉब्स to even the educated Indian. So it's been a big failure for the
Indian government. Then is the insufficient on the job training, right? So in the primary sector, there's insufficiency of training. Insufficient ट्रेनिंग। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल्स पे थोड़ा कम जोर देता है, अनलेस अंटिल यू हैव बीन इनटू आईआईटीज और इनटू द प्रोफेशनल कोर्सेज। बट जो हमारा यूथ है उसको बस वो ग्रेजुएशन के बाद ही वो अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं करता, उसको उसी टाइम जॉब चाहिए। दे से मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स कई होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें तो ये जॉब चाहिए, हमें तो अकाउंट्स मैनेजर बना दो, सीएफओ बना दो। बट हाउ दे वुड बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर, how they would be able to do those tiny टेक्निकल, वो जो बारीक काम है, टेक्निकल जॉब्स है, वो कैसे अकम्प्लिश करेंगे? नहीं कर सकते वो, बिकॉज उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। हम उनको थ्योरेटिकली किताबों से ट्रेन कर रहे हैं बट प्रैक्टिकली ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रैक्टिकली ट्रेन नहीं कर पाने के कारण क्या हो रहा है कि वो लोग जो प्रोडक्टिविटी उनके अंदर होनी चाहिए, राइट, वो नहीं हो पा रही है, राइट। सो insufficient training, we can also write insufficiency of training, lack of professional skills। नहीं है प्रोफेशनल स्किल्स, जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ लेबर फोर्स है उनके पास प्रोफेशनल स्किल नहीं है, बिकॉज we were not being able to train them, not being able to train them efficiently। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनमें गांव के लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं अपना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और अपना कोई काम शुरू करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। बट फिर भी अभी मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर देयर which are the people of the village जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। दे हैव द कैलिबर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कैलिबर, दे हैव द डिजायर, दे वांट टू वर्क, बट दे डोंट हैव द स्किल्स, राइट। सो उनको स्किल्स सिखाना पड़ेगा, राइट। तो वो हम सिखा नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट ट्रेनिंग, और इसमें भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग का पॉइंट आ जाता है। एंड देन वी हैव अ पॉइंट ऑफ लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की बेइज्जती हो रही है। हाँ भाई, सो इट्स लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। सो जो हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी लो हैं। एकेडमिक स्टैंडर्ड लो कैसे हैं? जितना भी हमें मतलब एजुकेशन प्रोवाइड होती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत कम होती है। अब मे बी आप सबके स्कूल्स में लैब है, बट आप अपने दिल्ली से बाहर जाके देखिए, बहुत सारे गांव में जाके देखिए, वहां पे स्कूल है, साइंस पढ़ा रहे हैं बट लैब नहीं है। वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाएंगे तब बच्चा समझेगा ना कि यस दिस इज अ टिश्यू, राइट, दिस इज अ सेल। उनको समझ ही नहीं आता, वो सिर्फ डायग्राम देखते हैं, कॉपी पे डायग्राम देखते हैं। यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। बहुत सारे स्कूल हैं, आप अपने स्कूल में लगा लो, कितने लैब के सेशन हुए थे आपके 10th अच्छे से कराया था? इट डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट स्कूल्स में आप अभी भी देखोगे इतना इन्फ्लुएंशियली जिस तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जैसे समझाना चाहिए वैसे नहीं समझाया जाता, राइट। अब जैसे मैं आपको +1 अकाउंट्स के बाद आपको ले आता हूँ, ठीक है, एक आधे ऑडिट पे ले आता हूँ, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो बेटा ऐसे रियल में ऐसे काम होता है। कई बार मैं आपको टैली दिखा देता हूँ, राइट। उसके बाद मैं कई बार आपको कंपनी की कॉमन सील, ये सारी चीज़ें, मेमोरेंडम, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ बिकॉज मेरे पास अवेलेबल है एंड आई नो कि जब आप उसको प्रैक्टिकली सीखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो जो चीज़ें आपने एक बार प्रैक्टिकली देख ली वो आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद हुई। तो ये प्रैक्टिकली
नहीं कराया जाता। हमारे एजुकेशन सिस्टम आपको बिजनेस के प्रिंसिपल बुक में पढ़ाए जाते हैं, बट आपको क्या कभी किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में विजिट पे लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो बच्चों मैनेज कैसे होता है वर्क? नहीं। सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ इंडियन एजुकेशन, कि हमारे पास बहुत सारे इनएफिशिएंट ग्रेजुएट्स हैं जो उस मतलब उनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, राइट? सो हम इस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो उस लेवल का नहीं है। जैसे एमबीए, एमबीए बस फर्स्ट IIM अहमदाबाद ये सब अपना एमबीए कराते थे, वहाँ पे प्रॉपर स्किल दिए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सभी यूनिवर्सिटीज ने एमबीए कराना शुरू कर दिया, पीटीयू ये वो। अब एमबीए की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आप बेकार से यूनिवर्सिटी से अगर एमबीए करो तो इट्स जीरो, उसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है। और अगर आप वही कैट का एग्जाम दो, अच्छा परसेंटाइल लेके आओ, अच्छे बिजनेस स्कूल में एडमिशन लो, तब उसकी वैल्यू। अब ऐसा कुछ नहीं है कि वो एकेडमिकली बहुत खतरनाक पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। द डिफरेंस इज बिटवीन द प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ पे जो आपको ट्रेन किया जा रहा है, वहाँ पे जो आपको लाइव एक्सपोजर मिल रहा है, वो जो आपको 5 स्टार बिग स्कूल्स में एमबीए करने के लिए मिल रहा है, राइट, वो आपको नॉर्मल उसमें नहीं मिला। आप कोई थोड़ी देर का अकाउंटिंग का कोर्स कर लेते हो और आप सीए कर रहे हो जिसमें 3 साल आप लगातार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसमें जो आपने गेन किया है वो कोई अकाउंटेंसी का कोर्स से आप गेन नहीं कर सकते। वहां पे आपने लाइव ट्रेनिंग की है, आपने काम किया है, आपको पता है कि काम कैसे होता है। तो जो हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो भी उतने अप टू द मार्क नहीं है। इस वजह से भी क्या है, हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है जी। अब इसका भी हम क्या बनाए? पहली चीज हमारे पास है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बताइए जी, इसका बताओ बताओ, आप जो बोलोगे हम वो बनाएंगे। बताओ बताओ बताओ। हम्म। बोलिए 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 बोलिए। नहीं बन रहा? ओके, लेट मी ट्राई। ऐसे बना लो ना, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से क्या आता है आपके दिमाग में? ब्लड प्रेशर। सो लेट मी मेक इट। बन तो गया। इसको रब कर दूं ये थोड़ा सा, रहने दूं? ओके, यहाँ पे कर देते हैं। इसका हम क्या बना सकते हैं? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इंडिया में दो ही प्रॉब्लम है, एक है जी बीपी और दूसरा है हार्ट अटैक, दिल। याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या तरीका है जी? बीपी और दिल। इंडिया की दो प्रॉब्लम, कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंडिया की दो ह्यूमंस की प्रॉब्लम। इजी है याद करना। इंडिया की दो ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? बीपी और दिल। नाउ हियर बीपी डू नॉट मीन ब्लड प्रेशर। व्हेन आई सी बी इट इज ब्रेन ड्रेन। जब मैं यहां पे बोल रहा हूं बीपी, यहां पे मतलब क्या है? ब्रेन ड्रेन। और पी से पॉपुलेशन। आसान है याद करना। अरे 5 तो पॉइंट है, ऐसे याद हो जाएगा। इंडिया की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स क्या है? बीपी और दिल। बी से ब्रेन और डी पी से पॉपुलेशन, डी से डेफिशिएंट प्लानिंग। दिल पिल हो जाता है अगर मैं यहाँ पे प्लानिंग यूज करूंगा तो। आप वो भी याद कर सकते हो, इट डिपेंड अपॉन यू। दिल, बीपी दिल या बीपी की पिल, ऐसे भी याद किया जा सकता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग हो गया। बीपी की पिल से आती है ना। बीपी की दवाई हमेशा चलती है, अगर वंस यू आर ऑन टू द पिल्स आपको हमेशा लेनी पड़ेंगी। बीपी, बी फॉर ब्रेन ड्रेन, पी से पॉपुलेशन, डी से डेफिशिएंट प्लानिंग, ठीक है, और आई से आ जाएगा आपका इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। आप यहाँ पे बीपी टिल भी लिख सकते हो। ठीक है। सो डी से डेफिशिएंट प्लानिंग, आई से इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, और एल से क्या हो जाएगा? लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स।
तो बोलिए जी मेरे साथ, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम क्या है, बीपी और दिल। इंडिया में जो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है उसके क्या क्या कॉज है, बीपी और दिल। बी से ब्रेन ड्रेन, पी से पॉपुलेशन, डी से डेफिशिएंट प्लानिंग, आई से बोलो इनसफिशिएंसी ऑफ और इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, और एल से लैक ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो बड़े आराम से हमें पांचों पॉइंट याद हो गए। सो इंडिया की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है उसकी क्या दवाई है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीपी की पिल, राइट, बीपी पिल, पी से प्लानिंग, ऐसे भी याद किया जा सकता है। अब जैसे याद करना चाहो, उसमें डबल एल होता है, ओके, तो आप जैसे चाहो उसको याद कर सकते हो। सो इंडिया की कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है उसकी दवाई क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका कॉज क्या है, बीपी और दिल। इंडिया की कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम का मेन कॉज क्या है, बीपी और दिल। बी से ब्रेन ड्रेन, पी से पॉपुलेशन, और डी से डेफिशिएंट प्लानिंग, आई से इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, एंड एल से लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो बड़े इजीली हमारे पास पॉइंट हो गया बीपी और दिल। सो इंडिया की प्रॉब्लम का समाधान आपको ढूंढना है, मैंने आपको प्रॉब्लम का कॉज बता दिया, राइट। सो व्हाट आर द कॉजेस, बीपी दिल, बी से ब्रेन ड्रेन, पी से पॉपुलेशन, डी से डेफिशिएंट प्लानिंग, आई से इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, एंड एल से एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, राइट। इजीली आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, ओके ग्रेट।